संबंधों के बारे में, कार्य व्यवहार के बारे में, तो उसका थोड़ा एक प्रैक्टिकल उनको अभ्यास भी हो, व्यवहाराभ्यास हो। तो उसके लिए हम लोग ऐसे समारोह में, सम्मेलन में बच्चों को लेके जाते हैं, ताकि वो लोग सबके साथ कैसे रहना है। यदि बड़ी सभा है, वहाँ बुजुर्ग है तो उनके साथ कैसे रहना है, बच्चे हैं तो उनके साथ कैसे रहना है, भोजन व्यवस्था कैसे होती है, बाकी व्यवस्थाओं को कैसे, तो ये बच्चे अपने बड़ों को देख पाए कि वो लोग ये सब चीज़ कैसे कर रहे हैं। ये मेन मुख्य पर्पज़ रहता है ऐसे शिविर के साथ बच्चों का शिविर करने का। तो उसी का एक छोटा सा प्रयास हम यहाँ कर रहे हैं कि बच्चों का शिविर भी चलेगा और ये लोग साथ साथ में आप सबकी सेवा के लिए भी उपस्थित रहेंगे। तो जिनको भी लगेगा तो आप लोग आराम से इन बच्चों को बता सकते हैं कोई भी बात। जैसे बुजुर्ग हैं हमारे, कोई हमारी गर्भवती बहनें हैं, छोटे बच्चे वाले हैं, तो हमारे बच्चों के गले में आई कार्ड लगा हुआ है, तो आप लोग उनको, आप लोग भी सिखा के जाओ। मतलब ये कहने का मतलब है कि अभी वो पूरा सीखे नहीं हैं, लेकिन आप सब भी उनको सेवा सहयोग सिखाएं, ऐसी आप लोग से अपेक्षा है। तो मैं बस बच्चों को बुलाना चाहूँगी, और बच्चों को लेके आए हैं छोटी विद्यालय से बलवंत भैया जी और सुचित्रा बहन जी। तो एक बार बच्चों आप लोग आ जाओ। हम लोग बच्चों से बस, वैसे तो हर बच्चा बहुत कुछ अपने आप को व्यक्त कर सकता है, पर अभी अपन समय को ध्यान में रखते हुए बच्चों से एक दो अच्छे गीत सुन लेते हैं। आ जाओ बच्चों, आ जाओ बच्चों। बलवंत भैया जी, सुचित्रा बहन जी, चानी बेटा जी भी, आप लोग भी बस यहाँ आ जाइए, ताकि सबको आप लोग लेके आए हैं। आ जाओ बच्चों। आप लोग कभी अभिभावक विद्यालय आना, फिर आप इन बच्चों से बातचीत करना, है ना। तो उसके लिए अपन फिर बनाएंगे प्रोग्राम। ओके। तो बच्चों आज अपन ऐसा करते हैं कि आप लोग अपने दो गीत सबको सुनाते हैं अपन, फिर बातचीत का अपन फिर कभी प्रोग्राम बनाएंगे, है ना। बढ़िया। तो माही बेटा जी आप ही इसको शुरू कर लीजिए, ठीक है बेटा। अपना एक जन का साउंड मत। मेरे पास भी एक माइक है, ले सकते हैं कोई। तो सबसे पहले हम नमस्ते करेंगे। हाँ चलो। सभी को नमस्ते। तो अब हम एक गीत प्रस्तुत करने जा रहे हैं, मैं मानव हूँ, जिसे बिजनौर के प्रदीप पूरक जी ने लिखा है। तो सभी भाई जी बहन जी 1 2 3 स्टार्ट। मैं मानव हूँ, तुम मानव हो, मानव रूप में सब समान है, हर मानव को है जागृत होना, जागृत मानव में समाधान है। वर्षों से सुख हेतु मानव क्या क्या करता आया, वर्षों से सुख हेतु मानव क्या क्या करता आया, प्रिय हित और लाभ में ही बस सुख को ढूंढता आया, प्रिय हित और लाभ में ही बस सुख को ढूंढता आया। न्याय धर्म और सत्य है जिसमें, उस मानव में सुख विद्यमान है, हर मानव को है जागृत होना, जागृत मानव में समाधान है। मानव हूँ, तुम मानव हो, मानव रूप में सब समान है। न्याय को ढूंढा बाहर, परिवार में मिलता न्याय, न्याय को ढूंढा बाहर, परिवार में मिलता न्याय। व्यवहार में हो मानवता तो सबको मिलता न्याय, व्यवहार में हो मानवता तो सबको मिलता न्याय। न्याय से जीवन में शांति आए, परिवार ही इसका शुभ स्थान है, हर मानव को है जागृत होना, जागृत मानव में समाधान है। मैं मानव हूँ, तुम मानव हो, मानव रूप में
सब समान है, सब समान है, सब समान है। Okay, so our next song is Earth is Our Planet and We Live on It, which is composed and written by Chania Dhapika ji, which is present here. And in this song, through this song, she want to explain us that all orders exist. Every order has its own existence, and they are related with each other. So, all the Bhaiji Benji, 1, 2, 3, start. Earth is a planet and we live on it. Earth is one and it is indivisible. Earth is a planet and we live on it. Earth is one and it is indivisible. It has air, water and land. It has soil, stones and sand. It has air, water and land. It has soil, stones and sand. It is all together on earth. It is all together on earth. Earth is our planet and we live on it. Earth is one and it is indivisible. Earth is our planet and we live on it. Earth is one and it is indivisible. There are so many plants and trees. There are so many animals and birds. There are so many plants and trees. There are so many animals and birds. They are all together on earth. They are all together on earth. Earth is our planet and we live on it. Earth is one and it is indivisible. Earth is our planet and we live on it. Earth is one and it is indivisible. We have families, we have friends. We have so many people helping us. We have families, we have friends. We have so many people helping us. We are all together on earth. We are all together on earth. Earth is our planet and we live on it. Earth is one and it is indivisible. Earth is our planet and we live on it. Earth is one and it is indivisible. Resolution, prosperity, fearlessness and coexistence. Resolution, prosperity, fearlessness and coexistence. This is all we want on earth. This is all we want on earth. Earth is our planet and we live on it. Earth is one and it is indivisible. Earth is our planet and we live on it. Earth is one and it is indivisible. 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 Thank you. सभी नमस्ते करेंगे. सभी को नमस्ते. बहुत बढ़िया, बहुत प्यारे बच्चों. तो बस एक ये बच्चों का शिविर चल रहा है तो, लेकिन हम लास्ट दिन फिर आएंगे हमारे प्राइमरी प्री प्राइमरी के छोटे छोटे बच्चों को लेकर, और उस समय हमारी पूरी टीम है ना. अभी तो शिविर अभी शुरू ही हुआ है, तो उस समय हम अछोटी और रायपुर की विद्यालय टीम का एक परिचय आप लोग के सामने रखेंगे और जल्दी मिलेंगे लास्ट डे. तो चलते हैं अपन. अभी आप लोग अपना शिविर कंटिन्यू कीजिए, ठीक है. आ जाओ बच्चों. हेलो. हाँ जी, सभी को नमस्कार.
चलें? चलिए, तो लगभग कल दोपहर से लेके और एक सेशन ब्रेक के पहले हुआ था और 2 सेशन और आज लंच के पहले, तो एक लेवल की क्लैरिटी हमारी आई। इस पूरी चर्चा का आशय या इस पूरी चर्चा का कंक्लूजन इतना ही था कि इन 7 दिन में हम क्या करने वाले हैं। तो अभी क्या लगता है, 7 दिन में हम 6 दिन मान लीजिए, 6 दिन में हम क्या करने वाले हैं? संज्ञानशीलता। तो अभी तक की जर्नी को देखें, यदि एजुकेशन को हम देखें तो जैसे जैसे हम एजुकेशन पा रहे हैं हमारी संवेदनशीलता बढ़ रही कि घट रही? जोर से बोलो। घट रही है ना। तो मेरे को लगता है बस कैरियर के नाम पे मेरे को क्या मिल जाए तो मेरे को मिले, ऐसी मेरी जर्नी है। बाकी किसी का क्या होगा बाद में देखेंगे। सामान्यतः धर्म के नाम पे जो कुछ भी हमने बातें की हैं उसका यदि पॉजिटिव पार्ट देखें तो उसमें संवेदनशीलता, नेचर के लिए, लोगों के लिए और सेवा और कुछ इस तरह की बहुत सारी बातें हमने की हैं। लेकिन हमारी पूरी जर्नी संवेदनहीनता से संवेदनशीलता के बीच में है। धर्म, अध्यात्म, जो कुछ भी हम सारी बातें विज्ञान कर लें तो ये क्लैरिटी हमारी बनती है कि संज्ञानशीलता कोई अलग चीज़ है। पर्पस शब्द पुराना नहीं है, पर्पस पहले से भी हम यूज़ करते ही आए हैं। ज़िंदगी का कोई, लाइफ का कोई पर्पस होगा वगैरह वगैरह, लेकिन खुल के उसकी बहुत ठीक से बात कर पाए और उसको क्लासरूम में बात कर पाए, ये कोई नई चीज़ होगी। तो मैं सोचता हूँ कि एक बार मैं रुकता हूँ। कल से लेके अभी तक की चर्चा में हमने कहाँ से शुरू किया, कहाँ पहुँचे, कितने सारे चीज़ें ऐसी बीच में आई जहाँ हमारा ध्यान गया, कितने सारे कॉन्सेप्ट आए और उसको लेके मेरी ज़िंदगी में क्या आराम आएगा या आया है या आ सकता है, उसको एक बार लेके आपका ध्यान चला जाए। तो आप लिखना चाहें, समराइज़ करना चाहें, एक बार कल से लेके अभी तक के सेशन को समराइज़ कर लें। उसमें कोई चीज़ आपके ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिनको आपको लगता है कि बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ रहा है या ध्यान में नहीं आ रहा है तो उसको भी देखेंगे। तो एक बार आप समराइज़ कर लें 5 मिनट। 5 मिनट में कल से अभी तक की जर्नी को समराइज़ कर लें। उसको लिखना चाहते हैं लिख लें। जो कुछ भी कॉन्सेप्ट सामने आया है उससे कहाँ आपकी ज़िंदगी में आराम पड़ने वाला है या पड़ रहा है, एक बार आपका ध्यान चला जाए। हाँ जी, 5 मिनट में, 5 मिनट आपके पास है।
हाँ जी, चले। तो बताइए इन 1.5 दिन का सबसे बड़ा निष्कर्ष क्या निकला? इस 1.5 दिन में सबसे बड़ा निष्कर्ष क्या निकला? हाँ जी, माइक पीछे। सुरेश गोयल रायपुर से। जीने का सामान अलग है और जीना अलग है। शानदार, जोरदार तालियां। देखिए यही काम की बात है कि जिंदा रहने का सामान एकदम अलग है, उसकी तैयारी एकदम अलग है, और जीने का सामान एकदम अलग है, उसकी तैयारी एकदम अलग है। और जिंदा रहने का कोई सामान जीने के काम नहीं आता, है ना। व्यावहारिक रूप में कहें, पैसे की कमी, साधन की कमी से हम परेशान हो सकते हैं, दुखी हो सकते हैं, लेकिन कोई भी साधन हमारी जिंदगी में, है ना, हमको जिया दे, ये नहीं हो सकता है, ये उसकी हैसियत नहीं है ना। तो अब मेरे को बोलने की ज़रूरत नहीं है कि जीना क्या है। अब जब जिंदा रहना और जीना कितने लोग डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं? जिंदा रहना और जीना दो अलग अलग चीज़ें हैं, इसको हम डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं, है ना। ये क्लैरिटी आने की ज़रूरत है। दोनों हमारी आवश्यकताएं हैं। जिंदा रहना भी हमारी आवश्यकता है, और क्यों जिंदा है? ताकि जी सकें। जीने की आरजू में जिंदा है। जिंदगी में कोई भी समस्या आती है तो लगता है आज नहीं कल ठीक हो जाएगा, कुछ भी परिस्थितियां हैं तो चलो कल ठीक हो जाएगा, लेकिन वो कहाँ ठीक क्या करना है यही कहाँ समझ में आया। कभी लगता है किराए का मकान था तो अपना हो गया, कभी लगता है कि ठीक है। तो सुविधाएं बड़ी हैं, उसके भी ठीक होने की आवश्यकता थी ही, अच्छी बात है, लेकिन सुविधा होना ही ज़िंदगी नहीं है। और ब्रेक के पहले हमने समराइज़ कर लिया, हमने कहीं से भी एजुकेशन पाया, कुछ भी पाया, उसमें जीने की कोई क्लैरिटी हमारी नहीं बनती है, बल्कि उल्टा है। जितनी एजुकेशन पाते गए उतना संबंध के प्रति विश्वास भी कम हुआ है, ये भी हमने देखा है। तो इन तमाम चीज़ों की क्लैरिटी यदि हमारी बनती है तो बड़ी उपकार की बात है। तो हम यहाँ से शुरू कर सकते हैं कि अब फिर शुरू कर सकते हैं कि जीना क्या है। इस बीच में कोई क्वेश्चन हमारा हो, कोई चीज़ अटक रही हो, आपको कोई शंका हो, तो संवेदनशीलता जीना नहीं है, ये भी समझने की बात है ना। कितनी भी सुविधा हो इसका मतलब जीना नहीं है, कितना भी बड़ा पद हो इसका मतलब जीना नहीं है। हाँ जी, माइक आगे, एक माइक आगे। तब तक माइक इनके पास आता है, मैं एक क्वेश्चन आपकी तरफ फेंक दूं। देखिए अब ये बताइए, फिर ये रूप बल धन पद का करना क्या है? रूप बल धन पद खराब चीज है ऐसा मैंने नहीं कहा है, लेकिन फिर रूप बल धन पद क्या चीज है? रूप बल धन पद क्या चीज है? इसकी कोई प्लेसमेंट होगी कि नहीं होगी? तो देखिए कोई भी मानव होगा उसका एक रूप है ही। हाँ, तो कोई भी मानव एक रूप के साथ है ही। और अभी तो हमारी रूप की सुंदरता के मापदंड अलग अलग तरह के हैं, लेकिन जब भी कोई व्यक्ति एक अपने आप में सॉल्यूशन के साथ होता है, कॉन्फिडेंट होता है ना, तो वो अपने आप को अच्छा ही महसूस करता है ना। कभी भी आप देखेंगे हमने कोई अच्छा काम किया, किसी ने हमको अप्रिशिएट किया, तो कितने लोगों ने जाके आईने में एक बार देखा है? बता दो। आईने में जाके नहीं देखते हो? कभी कोई अप्रिशिएट कर देता है, कभी कोई आपकी तारीफ करता है, या आपको लगता है कि मैं कुछ आज अच्छा काम किया हूँ। तो जब कुछ हम अच्छा सोचते हैं, बोलते हैं, करते हैं, तो हमको अपने आप में ही सुंदर महसूस होता है। तो बेसिकली उसकी और बाद में चर्चा करेंगे। तो हर आदमी किसी रूप के साथ है ही है, किसी बल के साथ है ही है, और जिंदा रहने के लिए धन की आवश्यकता है ही है, और मेरे परिवार के लिए भी धन की आवश्यकता है ही है, और समाज में भी बहुत सारे कामों को गति देने के लिए धन की आवश्यकता है ही है। पद क्या चीज है? तो बेसिकली अब ये क्लैरिटी बनती है कि मानव के पास 5 ऐश्वर्य हैं, 4 नहीं है, 5वां और है।
यहीं प्लेस कर दें ताकि भविष्य में फिर जब चर्चा आएगी तो ये बात खुलती रहेगी। तो ऐसा कहा गया कि मानव के पास रूप, बल, धन, पद और बुद्धि, ये 5 ऐश्वर्य हैं। तो अभी तक हमारा ज़्यादा ध्यान रूप, बल, धन, पद पे गया है, और बुद्धि जो बोलचाल की भाषा में हम प्रयोग करते हैं या वर्तमान एजुकेशन सिस्टम के ढंग से प्रयोग करते हैं, अभी बुद्धि को हमने मेमोरी के रूप में देखा है और अभी बुद्धि को हमने लॉजिक के रूप में देखा है। वर्तमान पूरी शिक्षा लॉजिक और मेमोरी का एक्सप्रेशन है ना। तो जिसका लॉजिक और मेमोरी अच्छा है उसके लिए हम बोलेंगे कि इसकी बुद्धि अच्छी है, जिसको याद वाद नहीं हो रहा है या थोड़ा सा एनालिटिकल नहीं है हम कहेंगे कि इसकी बुद्धि कम है। बुद्धि सही अर्थों में बुद्धि वो चीज़ नहीं है जो बोलचाल की भाषा में प्रयोग होती है। तो बुद्धि का मतलब है जहाँ बोध होता है, बोध का मतलब है टू सी द रियलिटी एज इट इज इन द एग्जिस्टेंस, सच्चाई अस्तित्व में जैसी है वैसा उसका पता चलना, वैसा अनुभव में आना, इसका नाम जानना है, और जानने की अभिव्यक्ति ही जीना है। ये लिंक ऐसा बैठा, तो जानने की अभिव्यक्ति ही जीना है। जानना क्या है? जानना, फिर आगे चलेंगे तो पूरी बात करेंगे, जो कुछ भी है जानना है। फाइनली जानने से जीना। जीना क्या मतलब हो गया? जीने का मतलब हो गया कि जिंदगी के हर आयाम में मैं एक वर्केबल सॉल्यूशन के साथ हूं। मेरे जानने का प्रमाण क्या होगा? जिंदगी के हर आयाम में मैं एक वर्केबल सॉल्यूशन के साथ हूं। फिर चाहे वो जानना, फिर वो चाहे भौतिक आवश्यकता की बात करें, जब जीने की बात कर रहे हैं तो जिंदा रहना उसमें शामिल है कि नहीं? लेकिन जब जिंदा रहने की बात कर रहे हैं तो जीना उसमें शामिल है क्या? जब केवल जिंदा रहने की बात कर रहे हैं तो जीना उसमें शामिल नहीं है, लेकिन जब जीने की बात कर रहे हैं तो जिंदा रहना उसमें शामिल है ही। इसलिए जब जानने की बात कर रहे हैं तो फिजिकल और नॉन फिजिकल या एब्स्ट्रैक्ट या ज्ञान जो भी कहें, सब कुछ को जानना, जानने के आधार पर अपने भाव और विचार का सॉल्यूशन के साथ में होना, उस सॉल्यूशन के साथ में जीना, इसी का नाम सुख है, इसी का नाम हैप्पीनेस है। यही हमारा जीना है और ये निरंतर है। तो बेसिकली बुद्धि वो जगह है, बुद्धि मानव के लिए, बुद्धि मानव मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि वो जगह है जो मानव का हाईएस्ट एक्सप्रेशन जो जीने में आता है ना। जैसे हम 2 शब्द यूज करते हैं, मनमानी या बुद्धिमानी। तो या तो हम मन के लेवल पे जी रहे हैं, फिर इस बीच में विचार वगैरह आता है, वृत्ति वगैरह आता है, फाइनली या तो हम बुद्धि के साथ। तो बेसिकली बुद्धि मतलब है कि हमारे पास कोई क्लैरिटी है, कोई विजन है। तो बुद्धि को व्यक्त करने के लिए रूप, बल, धन, पद साधन है। बुद्धि के व्यक्त होने के लिए, मेरे व्यक्त होने के लिए रूप, बल, धन, पद साधन है। बुद्धि नहीं है तो सारे पद असफल हैं। समझ नहीं है तो सारे पद असफल हैं। हमारा मां बाप होना भी असफल हो गया, इससे ज्यादा और क्या होगा? अभी हमारा मां बाप होना सफल हुआ कि असफल हुआ? बोल नहीं पाओगे आप। अभी हमने अपने बच्चों के जिंदा रहने में सहयोग दिया कि जीने में सहयोग दिया? बोलते जाओ। जिंदा रहने में सहयोग दिया। तो आपके बच्चे कल जब बड़े हों तो वो जिंदा रहें कि जिएं? जिएं। आपकी मानेंगे तो जिंदा रहेंगे कि जिएंगे? तो आपकी माने कि नहीं माने? नहीं माने। आगे समझ में? बच्चे क्या कर रहे? नहीं मान रहे, तो ठीक ही तो कर रहे। हाँ, मनमानी कर रहे। उन्होंने समझ गए हैं कि इनकी माने तो इनके जैसे बनेंगे और इनके जैसे नहीं बनना है, कुछ तो गड़बड़ है। तो अपना मनमानी, मैं सीरियसली बोल रहा हूं, मजाक नहीं कर रहा हूं। देखो, जब तक कोई व्यक्ति अपने सामने वाले व्यक्ति को श्रेष्ठ मानता है, जैसे एक बच्चा बचपन में मानता है,
तब तक वो उसका अनुकरण जैसा वो बोलता है, जैसा वो चाहता है वैसा करता है कि नहीं करता है? वैसा करता है, इसलिए हम बच्चे को बोलना सिखा पाए। हम बोलना सिखा पाए कि नहीं? चलना सिखा पाए, खाना सिखा पाए, पढ़ना सिखा पाए, लिखना सिखा पाए, क्योंकि यहां तक हमको आता था। संबंध में जीना क्यों नहीं सिखा पाए? आप कहां थे? क्योंकि नहीं आता है। पूरे प्लेनेट पे संबंध में जीने की योग्यता अभी मानव जाति की नहीं है, इसलिए आप कुछ भी गलतियां कर लीजिए और कुछ भी साधना कर लीजिए, नहीं सिखा पाएंगे। जो चीज हमारे पास है ही नहीं वो हम अगली पीढ़ी को नहीं दे सकते। खाना आता था, हमने सिखा दिया। बोलना आता था, फैक्ट्री चलानी आती थी, बिजनेस चलाना आता था। जो हमको आता था वो हमने अगली पीढ़ी को सिखा दिया। और जो नहीं सिखा पाए, इसका मतलब वो हमारे पास नहीं था। तो यहां ये क्लैरिटी बनती है कि हम जिंदा हैं। कुछ लोग गरीबी में जिंदा हैं, कुछ लोग अमीरी में जिंदा हैं, कुछ लोग पद के साथ जिंदा हैं, कुछ लोग बिना पद के जिंदा हैं। हम जिंदा हैं, कुछ संवेदनहीनता के साथ जिंदा हैं, कुछ संवेदनशीलता के साथ जिंदा हैं। जीना मिसिंग है। और जीने की परिभाषा भी नहीं है। हम तो यही मान के जी रहे थे कि पैसा आ जाएगा तो जीना हो जाएगा। बात पहुंच रही? कोई नाराजगी हो तो बता देना, यही डील कर लें। मेरी कोई बात आपको ठीक ना लग रही हो, मेरे बोलने से कोई कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा हो तो आप बिल्कुल बोल दीजिए, सभा में सबके सामने बोल दीजिए। बढ़िया है ना? तो स्कूल में बच्चे टीचर्स के साथ कुछ नहीं करना है। पहले अपने समझना है। अपने समझ लें, चाहे उसमें 2 साल लगे, क्योंकि बिना समझे हम दूसरे को छेड़ने जाते हैं, आधे अधूरे में बात नहीं बनेगी। चलिए, बढ़िया। और कुछ कहना चाहेंगे? आप लोग तो बहुत उदास हो गए। लाइफ में प्रैक्टिकल होना। कहाँ हो आप? मैं इधर सर। हाँ। लाइफ में प्रैक्टिकल होना ही क्या संज्ञानशीलता है? प्रैक्टिकल लाइफ को प्रैक्टिकल होने का मतलब है कि मैं मेरे परिवार के साथ शिकायत मुक्त, अभाव मुक्त जीता हूं। ठीक? कभी दूसरे की चीज़ों को देख के मेरे भीतर कोई जलन नहीं होती है, कोई प्रभाव, नेगेटिव प्रभाव नहीं आता है। मेरा परिवार मेरी आवश्यकताओं को डिफाइन कर पाता है। मेरा परिवार आप संबंध में तृप्तिपूर्वक जीता है और हर साल हजारों या कई सौ या कुछ परिवारों के समृद्धि, शिकायत मुक्त, अभाव मुक्त जीने में सहयोगी होता है। तो सही मायने में एक परिवार की उपलब्धि परिवार ही होगा। कितने परिवार हमने क्रिएट किए? तो एक मानव अपनी कितनी बड़ी उपयोगिता के साथ में जी सकता है, वो अपनी उपयोगिता का कितना विस्तार कर सकता है, धीरे धीरे हमको समझ में आएगा। अभी हम धर्म के नाम पे ये बोलते रहे हैं कि धर्म अफीम की गोली है, उससे आदमी अकर्मण्य हो जाता है, भाग्यवादी हो जाता है, कर्म कम करता है। लेकिन धीरे से यहाँ आपको समझ में आएगा। एक सज्जन मेरे से बोल भी रहे थे ब्रेक के दौरान। क्या बोल रहे थे? बोले ये सब समझने से तो आदमी चुप हो जाता है। और कोई सज्जन थे, है ना, अब तो मेरे सामने आएंगे तो पहचान लूँगा, या आपको ध्यान हो तो बता दो। तो मैंने कहा था कि यहाँ ऐसा नहीं होता है, ये बिल्कुल कुछ अलग तरह की दुनिया है, यहाँ कुछ और होने वाला है। आपकी महत्वाकांक्षा घटने वाली नहीं है और बड़ी होने वाली है। हम और बड़े सपने देखने वाले हैं और सपने नहीं देखेंगे, उनको साकार भी करेंगे। फिर चाहे वो टेक्नोलॉजी का मामला है, चाहे वो समाज का मामला है, चाहे वो विश्व का मामला है। जी, बढ़िया। और कुछ? कोई कंफ्यूजन नहीं ना? आपकी उदासी से मैं थोड़ा सा रुक रहा हूं। कोई कंफ्यूजन है तो बोलो। हाँ, माइक। अभी ये क्लियर नहीं हो रही थोड़ी सी, ये जो बोध और जानना, अगर मतलब बुद्धि है, इसका मतलब ये हम हमेशा जानते, किसी चीज़ को जान जाएं, ये ज़रूरी तो नहीं? हाँ, देखो अभी थोड़ा सा प्री मैच्योर है इस पे बात करना, लेकिन ये समझ में आ गया कि देखो वो गाना नहीं था,
ओ दुनिया बनाने वाले काहे को दुनिया बनाई, काहे बनाए ये माटी के पुतले। तो ये दुनिया किसने बनाई, ये आम आदमी का क्वेश्चन है कि बहुत फिलॉसफिक क्वेश्चन है। आम आदमी ये क्वेश्चन पूछ रहा है, और इससे बड़ा क्वेश्चन ना साइंस के पास है, ना धर्म और अध्यात्म के पास है, और ये आज तक अनसॉल्व्ड है। कोई क्लैरिटी, हमारी गहरी क्लैरिटी इस पे हमारी नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ, ये बुद्धि की जगह है। मैं कहाँ से टपक गया, ये इतनी नेचर इतनी व्यवस्थित कैसे है। कल किसी ने यहाँ से किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि ये सभी लोग सुखी होना चाहते हैं, ऐसा कैसे हो गया। सोचने की बात है ना। एक आदमी टुंड्रा पे पैदा हो रहा है, वो भी सुखी होना चाहता है, और हम छोटी छोटी बातें आपके सामने कर रहे हैं। मैं बोलूंगा कि हम समस्याओं से दुखी होते हैं कि नहीं होते हैं, हम समस्याओं से दुखी होते हैं कि नहीं होते हैं, होते हैं। हाथ उठाओ, मैं देखो कभी भी हाथ उठवा लो इनसे। अरे समस्याओं से दुखी होते हैं कि समाधान का ना होना दुख है। आपको कथा सुनने की आदत है। आपसे जो मर्जी जब मर्जी हाथ उठवा लेता हूं मैं। इसका मतलब ये नहीं कि नहीं उठाना है, क्योंकि आगे जब मैं हाथ उठवाऊंगा तो आपको डर लगेगा उठाऊं कि नहीं उठाऊं। लेकिन आपके हाथ ना उठाने से आपका भ्रम दूर हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो अब ये समझ में आया कि कोई भी मानव समस्या से दुखी होता ही नहीं है। समस्या जैसी कोई चीज नेचर में है ही नहीं। तो बेसिकली आपके पास सॉल्यूशन है, तो वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। तो समस्या से हम दुखी नहीं होते, समाधान का ना होना हमारी पीड़ा है। इतनी सी बात होने से कितना फर्क पड़ता है, लाइफ बदल जाती है भाई। यदि एक बार ये ध्यान चला गया कि नहीं मानव गलती नहीं करता है, तो आदमी को देखने का चश्मा बदल जाता है। तो इन छोटी छोटी चीजों से किसी दर्शन को सुनने के लिए हमारी दृष्टि कैसी होगी। यदि वो दृष्टि सेट नहीं हुई है तो आप दर्शन को नहीं सुन सकते। तो पिछले 1.5 दिन में मैंने केवल दृष्टि को सेट करने की कोशिश की है कि जिस चीज को आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश की जा रही है या की जाएगी, उसको सुनने का तरीका कैसा होगा। बढ़िया। और कुछ? 2 जवान लोग आओ फटाफट। 2 जवान लोग, हाँ तुम ही आओ। बोर्ड सब साफ, लास्ट के 2 कॉलम छोड़ के। कपड़ा ये ले लो, है नहीं ये तो यार मेरा है, एक ही है, फाड़ के 2 कर दो। अच्छा दे रहे हैं, दूसरा दे रहे हैं। हाँ जी, तब तक बोर्ड साफ होता है। एक ही है, दूसरा आ रहा है। जब तक बोर्ड साफ होता है तब तक कुछ और कहना चाहते हैं तो बताइए। निष्कर्ष पच रहा है कि जिंदा रहना जीना नहीं है, और संवेदनशीलता भी जीना नहीं है। बहुत गहरी कंडीशनिंग है, हमने अभी तक संवेदनशीलता को जीना माना है। भैया अभी भी वो एक क्वेश्चन है ही कि सब समझदार हो जाएंगे तब क्या होगा। अभी तो 6 दिन हाथ में है ना जी भैया। पहले समझदारी क्या चीज होती है वो सामने आ जाए। जी। कुछ कुछ चीजें कहते हैं, लेकिन देखो मैं ये कह रहा हूँ कि ये चित्त वो चीज है जिसके पास इतनी पुरानी कंडीशनिंग है कि मैं जितना कुछ कह रहा होता हूँ उसमें बीच में आपको सोचने लगते हो, या आपकी कंडीशनिंग से वो मैच ही नहीं करता है, तो आपको वो कभी वो प्रैक्टिकल नहीं लगता है, तो स्वीकार ही नहीं होता है। तो पहला शिविर बहुत सारे लोगों का इसमें गुजर जाता है कि बात मेरे काम की है कि नहीं, मेरे लिए प्रैक्टिसेबल है कि नहीं, है ना, जज करने में निकल जाता है। गलत नहीं है, प्रोसेस ही ऐसा है। जब सेकंड शिविर में आदमी बैठता है तो बहुत एकदम लिसनिंग के साथ बैठता है, क्योंकि अब उसने तय कर लिया है कि अब सुनना है, अब मेरी चीज है। तो अभी एक बार के लेवल पे ये जज करते रहते हैं कि चीज मेरी है कि नहीं, मेरे काम की है कि नहीं, और इस तरह की भाषा में हमको जिंदगी सुनने की आदत नहीं है।
तो थोड़ा सा कंटेंट भी नया है, टर्मिनोलॉजी भी कई बार ऐसी होती है जो हमारी रेगुलर ज़िंदगी से कभी मैच नहीं करती है, तो उसको भी थोड़ा सा बिठाने में एक समय लगता है। तो एक बार देखते हैं, एक बार फिर समझदारी किसको बोल रहे हैं, है ना, तो धीरे धीरे उसको सामने आने देते हैं, जहाँ जहाँ होगा बात करते रहेंगे। हाँ जी, माइक, हाँ जी, बोलिए बोलिए, आपके पास माइक। भैया इधर माइक दीजिए पीछे एक। हाँ, मेरा नाम कोणार्क है, रायपुर से ही हूँ मैं। अल्टीमेट लॉ है, अल्टीमेट गोल है सुखी होना, निरंतर। सुख क्या है? हाँ, उधर ही चल रहे, इसलिए बोर्ड साफ कराए। हाँ जी। सर, जैसे वो दीदी ने पूछा था कि हर अवस्था मतलब मानव में व्यवस्था नहीं है, बाकी हर इकाई अपनी व्यवस्था से और नियम से चलती है, तो इसको आने में तो बहुत टाइम लगा, पूरा प्रकटन हुआ हजारों साल से, लेकिन इस नेचर ने अपने नियम और व्यवस्था को कैसे पहचाना? देखो, ये भी एक सोचने की बात है ना। इतने फंडामेंटल क्वेश्चन है जिसका उत्तर आपको दुनिया में कहीं भी ढूंढोगे। ये नियम बन कैसे गया? जैसे हम बोलते हैं ग्रेविटेशन का लॉ, कहाँ से आ गया भाई? बोले 2 मास में होता है। 2 मास में कहाँ से आ गया? किसी भी साइंस में जो कुछ भी कहा जा रहा है उसके नीचे में 3 क्वेश्चन डाल दो, ब्लास्ट हो जाएगा, क्योंकि फंडामेंटल हमारा मिसिंग है। हम साइंस में यहाँ से शुरू करते हैं कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन रहते हैं, घूमते रहते हैं, और आगे की कहानी शुरू हो जाती है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को घूमने के लिए ऊर्जा कहाँ से आ रही है, इसकी कोई स्पष्ट हमारे पास फिलॉसफी, इस आधार हमारे पास नहीं है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी। ये पूरी नेचर में कैसे तय हो गया कि इसमें जाम भी आएगा, नींबू भी आएगा, अमरूद भी आएगा, और ये दलहन तिलहन फर्नीचर, ये तमाम चीजें मानव के आने के पहले इसका टेम्परेचर इतना कैसे सेट होगा कि इसमें मानव का शरीर सरवाइव कर पाए, है ना। तो जब पूरी कायनात को आप देखने जाओगे तो वो जितनी व्यवस्थित है, जितनी ऑर्गेनाइज्ड है, ये पूरा एग्जिस्टेंस जितना ऑर्गेनाइज्ड है, आखिर इसको कौन? बोले ईश्वर ने बनाया। बोले फिर ईश्वर ने बनाया तो उसको किसने बनाया? हमारे पास आंसर्स नहीं है। बच्चों को अब बच्चे पूछ रहे, दिल्ली के एक शिविर में एक मदर ने अपनी प्रॉब्लम रखी कि मेरा बच्चे से जब भी मेरा बच्चा ना मेरे को बोलने नहीं देता है दिन भर। उसने क्या कहानी तुमने शुरू की थी, बच्चा बड़ा हो गया, माँ ने ज्ञान देना शुरू किया, बेटा ये किसने बनाया? ये भगवान जी ने बनाया। अब कुछ भी बोलो, माँ दिन भर यही ज्ञान देती है। अब एक दिन बच्चे ने पूछ दिया, मम्मा भगवान को किसने बनाया? अब मम्मी के पास आंसर नहीं है। अब बच्चा समझ गया कि यहां मामला खाली है। अब बच्चा दिन भर पूछता है, मम्मा इसको किसने बनाया? वो कहलवाना, अब तुम बोलो भगवान ने बनाया। हम छोटे थे, है ना, हम पूछते थे बच्चा कहाँ से आया, बच्चे कहाँ से आते हैं? तो उस समय हमारे घर में हमको समझाया गया है कि घर के बीचों बीच ना एक छत में छेद था, बोले भगवान जी यहाँ से छोड़ जाते हैं। अब यार क्यों बुद्धू बना रहे, ठीक ठीक बात बताओ। तो अब हमको ठीक ठीक बात बतानी पड़ेगी। अब ये घुमाना फिराना नहीं चलेगा, क्योंकि बच्चे के पास एक लॉजिक है, उसके पास रीजनिंग है, उसके पास समझने की ताकत है। हम कुछ भी बता देंगे चल जाएगा, ऐसा नहीं चलेगा। हाँ, कब बताना है, कैसे बताना है, ये आपको तय करना पड़ेगा। तो देखो, पहले ये मानते थे कि जो बच्चे गोद लिए जाते हैं उनको ना बताया जाए कि उनको गोद लिया गया है। पिछले सालों के ऑब्जर्वेशन ये कहते हैं कि अब जिस बच्चे को गोद लिया है उसको बताया जाए कि तुमको गोद लिया गया है। ये चेंज हो गया। पुराने समय में हम बोलते थे बच्चों को मार पीट के कुछ भी पढ़ाओ, अब क्या है, नहीं भाई ये तरीका ठीक नहीं है। तो मैं तो सोचता हूँ कि इतने 1000 साल क्या किया क्या नहीं किया, ऐसा लगता है सब इतनी लंबी यात्रा को देखें और उपलब्धि को देखें तो थोड़ी नज़र आती है। फिर शायद ऐसा भी लगता है कि नहीं, शायद यही मानव की जर्नी है, उसका लर्निंग का प्रोसेस स्लो ही होता है। फिर भी इन 7 दिन में जितनी लंबी छलांग हम मारने वाले हैं वो आप कहेंगे कि हाँ ये एक लंबी छलांग है। हाँ, उसको पचाने में समय लगेगा, लेकिन छलांग तो लंबी हो जाती। चलिए, तो जितनी चर्चा हमने अभी तक की उसके आधार पे ये निकल के आया कि जिंदा रहना जीना नहीं है, तो फिर जीना क्या है? जीना क्या है? तो बताइए, जीना समस्याओं के साथ होता है कि जीना समाधान के साथ होता है? जीना प्रश्नों के साथ होता है कि जीना उत्तर के साथ होता है?
जीना उत्तर के साथ होता है। और अब ये पूछा जाए, विशेष रूप से जो लोग पहली बार शिविर कर रहे हैं और YouTube से करके नहीं आए हैं, कि एक आदमी के पास कितने प्रश्न हो सकते हैं, उनको गिना जा सकता है कि नहीं गिना जा सकता? नहीं गिना जा सकता। देखो, इसका मतलब है किसी भी मानव के पास भी अनंत प्रश्न है। जिसको गिना नहीं जा सकता उसको अनंत बोलते हैं। अनंत प्रश्न किसी भी मानव के पास है और सबके मिला देंगे तो अनंत और हो जाएगा। क्या अनंत प्रश्नों के उत्तर हो सकते हैं? अच्छा, कुछ भी लॉजिकल तो बात करो। अरे जो जिसकी गिनती नहीं हो सकती उसका आंसर क्या करोगे? जिसको गिना ही नहीं जा सकता है तो उसके उत्तर भी कैसे हो सकते हैं? हो ही नहीं सकता। तुरंत मामला बाहर निकल गया। तो देखिए, ये बहुत एक कॉमन आंसर सबकी तरफ से आता है हमेशा कि मानव के पास अनंत प्रश्न हैं, और यदि प्रश्न अनंत हैं तो उनके उत्तर कभी नहीं हो सकते। इस तरह से जिंदगी रेत की तरह से मुट्ठी से फिसल जाती है और फिर लगता है चलो जो हो सकता है वो कर लो। अब मैं आपके सामने, अब इस पूरे शिविर का करने का तरीका क्या होगा? करने का तरीका ये होगा कि मैं आपके सामने प्रस्ताव रखता जाऊंगा। प्रस्ताव कहाँ से आया? प्रस्ताव मध्य दर्शन से आया, जिसको बोलचाल की भाषा में जीवन विद्या बोल रहे हैं। एक अनुसंधान हुआ जिसके माध्यम से अस्तित्व जैसा है वैसा उसको देख पाए। तो जो भी कुछ प्रस्ताव आपको दिया जा रहा है उसको आप माने, ऐसी आपसे अपेक्षा नहीं है। आप माने ऐसा नहीं कहा जा रहा है, क्योंकि मानने से हमारा भला नहीं होता, जानने से हमारा भला होगा। हम चीज़ों को जानना चाहते हैं क्योंकि जानने की अभिव्यक्ति ही जीना है और हम जीना चाहते हैं। तो जानने का तरीका, उसके 3 तरीके हैं। मानव के पास बहुत पावरफुल टूल है कि वो चीज़ों को स्वनिरीक्षण पूर्वक पहचान सकता है। स्वनिरीक्षण मतलब स्वयं में। जैसे मैं कहूँ कि मानव विश्वास से, आप विश्वास से जीना चाहते हो, विश्वास की निरंतरता चाहते हो, तो आप कहोगे सभी चाहते हैं, जबकि आपने सबसे पूछा नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें हम सेल्फ में ही, अपने में ही सीधा सीधा ऑब्जर्वेशन देते हैं, तो हमको पता चलता है कि ये सभी मानव में ऐसा ही होता है। तो स्वनिरीक्षण पूर्वक हम चीज़ों को, सच्चाइयों को पहचान सकते हैं। हम चीज़ों का परीक्षण कर सकते हैं। परीक्षण का मतलब है जिनके साथ हम जीते हैं उनके लिए कैसे काम करता है। हम सर्वेक्षण कर सकते हैं सभी के लिए सच्चाई कैसे काम करती है। तो यहाँ पता चलता है कि जो समझ है वो यूनिवर्सल है। समझ सार्वभौम मीन्स यूनिवर्सल, समझ सार्वभौम होती है। और यहाँ ये भी कहा जा रहा है, यदि वो समझ का मतलब कोई नियम को ही हम समझते हैं तो वो नियम के लिए क्या बोला? इसका मतलब ही है कि वो यूनिवर्सल है। यदि कोई चीज़ यूनिवर्सल है तो वो लॉजिकल होगी ही। लॉजिकल है तो अंडरस्टैंडेबल है। अंडरस्टैंडेबल है इसका मतलब लिवेबल है। लिवेबल है इसका मतलब सभी के लिए लिवेबल होगा। हेंस क्या हो गया? मतलब जो लैब में हम प्रूव करते हैं ना कि बार बार लैब में सेम रिजल्ट आता है, तो हम ये कहते हैं कि हेंस प्रूव्ड, है ना। तो यदि सारे लोगों को, यदि जीने में सेम रिजल्ट आ जाता है कि हम जीने में सफल हो गए, इसका मतलब है तो ज्ञान की प्रयोगशाला, ज्ञान को समझने वाला मानव है और उसकी प्रयोगशाला परिवार है। परिवार दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण जगह है। अभी तक हमने इस परिवार पे काम नहीं किया, तमाम बाकी दुनिया को व्यवस्थित करने की कोशिश की है। आप देख लीजिए हमारे तमाम प्रयासों के बावजूद दुनिया अव्यवस्था की ओर जा रही है। तो अब हमारे को यह स्वीकार होता है कि पूरी दुनिया अंततः परिवारों का समूह है। और अब हम तो यहां पहुंच गए कि हमने इस परिवार को नहीं संभाल पाए, इस परिवार को नहीं समझ पाए, तो हम लगभग परिवार विहीन समाज की ओर आगे बढ़ रहे हैं। मैंने कहा कि 2018 का डाटा अमेरिका का
कि 40% बच्चे विदाउट मैरिज पैदा हो रहे हैं, क्योंकि हम इस परिवार की इंपॉर्टेंस को नहीं समझे। तो इसका मतलब है ऐसे हम एक एक प्रपोजल करते जाएंगे और इसको आगे बढ़ते जाएंगे। तो यूनिवर्सल, लॉजिकल, अंडरस्टैंडेबल, लिवेबल, रेप्लिकेबल है, हाँ वेरीफाइबल, मैं कह रहा था यार कुछ छूट रहा है, थैंक यू, हैंस वेरीफाइबल। तो इसका मतलब है बिल्कुल हम जिस तरह से विज्ञान को क्लासरूम में पढ़ते हैं उसी तरह से जिंदगी को क्लासरूम में ला सकते हैं और परिवार रूपी प्रयोगशाला में सारे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं और एक भरोसे को पा सकते हैं कि यदि परिवार शिकायत मुक्त, अभाव मुक्त नहीं हुआ, यदि परिवार अपने आप में सेटल नहीं हुआ, तो दुनिया में कुछ भी सेटल होगा हमको कोई विश्वास नहीं आएगा। हम विश्व शांति की कामना करते हैं, अपने घर में शांति है नहीं, कैसे हो पाएगा? हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, अपना कुटुंब टूट रहा है, कैसे भरोसा होगा? कौन भरोसा करेगा हमारे ऊपर, है ना, कि हम किसी बड़ी ज्ञान के, बड़े धरोहर के मालिक। तो देखिए प्रपोजल ये है कि मानव जाति के पास, ह्यूमैनिटी एज ए होल, मानव जाति के पास मूल प्रश्न केवल 2 हैं। क्यों जीना है और कैसे जीना है। आपने, बहुत सारे लोगों ने कहा था कि अनंत प्रश्न है, अब तीसरा प्रश्न बना के देखें। पूरा दम लगाएं असहमत होने के लिए और तीसरा प्रश्न बना के देखें। बोलिए। अनंत प्रश्न आपने कहा था। ये दर्शन कहता है कि मानव जाति के पास मूल प्रश्न 2 ही हैं, तो आप तीसरा क्वेश्चन बना के देखें। है कितना जीना है, कब तक जीना है। आपकी गलती नहीं है, इस उम्र में आने के बाद ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। ये संसार क्या है और भगवान क्या है? ये संसार क्या है और भगवान क्या है। अब ये भी सोचें कि आखिर मैं ये सब क्यों समझना चाहता हूं, ऐसा बोले तो क्या आंसर होगा? जीने के लिए। हाँ, क्योंकि मैं संसार में मेरे को जीना है। हाँ। और भगवान नाम की कोई चीज है जिसने इस सब को बनाया है। हाँ। बोले ना ये भगवान ये सब बनाता, ना ये सब जन्म होता, ना ये शिविर लेना पड़ता, ना ये सास बहू के झगड़े होते, ना ये संसार के, सारा प्रॉब्लम भगवान का क्रिएट किया हुआ है। हाँ, ये कितना ठीक लग रहा है। तो अंततः मैं भगवान की बात करूं कि संसार की बात करूं, मैं जीना चाहता हूं और मेरे जीने में जिन जिन लोगों का इंटरफेरेंस है, जो जो कार्य कर सकते हैं, मैं उन सबको समझना चाहता हूं। उसमें से भगवान भी एक है। हाँ जी, जीना क्या है? जीना क्या है तो बेसिकली जीना क्या है का मतलब है क्यों और कैसे लगने से हमको जीने की क्लैरिटी आ जाती है। भाई एक बात कहें कि हम जिंदा तो हैं, मानव के रूप में हम सब जिंदा हैं और मरना भी चाहते नहीं हैं, और जैसा जी रहे हैं उसमें मजा भी नहीं आ रहा है। तो सवाल तभी खड़ा होता है, इसलिए पहले भी कहा कि मानव समीक्षा विधि से आगे बढ़ता है। समीक्षा मतलब मैं कोई पॉइंट पे अधूरेपन को पहचान लेता हूं, इससे जिंदगी नहीं चलेगी, मैं ये पहचान लेता हूं। मैंने ऐसा 24 साल में पहचाना। 24 साल की एज में, हालांकि तब मेरी शादी नहीं, 22 साल की 23 प्लस माइनस में पहचाना, तब मेरी शादी नहीं हुई थी। मैं एक जॉब कर रहा था, कोई परेशानी नहीं थी। शादी भी हो गई तो भी शादी से कोई परेशानी नहीं थी। जॉब भी ठीक है, दिल्ली में घर बार भी है, मेरे को परेशानी कोई चीज़ से नहीं है। यहाँ ऐसे मेरे मित्र बैठे हैं
जिनके बहुत अच्छे व्यापार हैं, वो बहुत अच्छे इंसान हैं, है ना, लेकिन मुझे मज़ा कुछ नहीं आ रहा है इसमें, सब ठीक है। तो ऐसा नहीं बोल रहे कि भाई बीवी खराब है या बच्चा खराब है या जॉब खराब है या रिलेशन खराब हो गए हैं, ऐसे भी लोग मिलेंगे, इसी सभा में मौजूद हैं। वो शेयर स्वेच्छा से शेयर करें तो बहुत अच्छी बात है, मैं कहूँ तो ठीक नहीं है, लेकिन ऐसे भी लोग मिलेंगे जिनको लगता है कि मेरे बिजनेस में कोई कमी नहीं है, मेरी फैमिली में कोई कमी नहीं है, जितना पैसा चाहते हैं उससे ज़्यादा पैसा आ रहा है, सम्मान में कोई कमी नहीं है, फिर भी मज़ा तो नहीं आ रहा है, ये सब में कोई मज़ा नहीं आ रहा है। आप मिले हो ऐसे लोगों को? आप मिले हो ऐसे लोगों को? है? हाँ, इसका मतलब मनस्थिति खराब है। देखो ये ज्ञान टपका। अरे ये मनस्थिति खराब के लक्षण नहीं है, ये मनस्थिति सही होने के लक्षण है। ये देखो आदमी बड़ा हो गया है। देखो बचपन में हम लोग कंचे खेलते थे ना, असंतोष इन चीजों से नहीं है, ये जो चीजें हैं सब ठीक हैं, लेकिन इससे भी मन नहीं भरता है। इसका मतलब है कि आदमी, माइक ले लीजिए, कुछ चाहिए उनको। हाँ, ये सब छोटी लगने लगते हैं। जैसे आज आप यहाँ लोग शिविर करने आए और आप सबको 10-10 कंचे दिए जाएं, लो भाई आप लोग कंचे खेलो, ताश दे दिए जाएं, ताश खेल लो, कितनी देर खेलोगे? तो इसका मतलब है कि एक उम्र थी जब मेरे को थोड़ा सा घूम के भी अच्छा लगता था, कुछ नया खा लेता था तब भी अच्छा लगता था, एक नया कपड़ा ले आता था तो भी अच्छा लगता था। एक उम्र थी कि नहीं कि आज भी होगी। लेकिन एक कोई पॉइंट आता है, ठीक है भाई कपड़े ठीक ठाक रहे हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अच्छे कपड़े पहन लेने का नाम जिंदगी नहीं है। जिंदगी मांगे मोर। वो गुजरे बिना आदमी समझ नहीं पाता है। यही चित्त है, यही चित्त के ब्लॉकेज हैं। किसी आप अन्यथा नहीं लेंगे, बिल्कुल ऐसा ही बोल रहा हूं कि जो उस परिस्थिति से गुजरा नहीं। एक अच्छी बुक है, अच्छा रेफरेंस देता हूं, वो एक बुक है फ्रीडम एट मिडनाइट। कभी मैंने फ्रीडम एट मिडनाइट, एक ब्रिटिश और एक फ्रांसीसी लेखक है, नाम तो मेरे को याद नहीं रहता है, लिख लीजिए जिनको लिखना होगा। तो मैंने कभी वो बुक पढ़ी, उसमें वो कहता है कि भारत में लगभग 420 रजवाड़े थे कम ज़्यादा, और अधिकांश राजा एक ही रोग से मरे। वो एड्स नहीं था। क्या रोग था? क्या रोग था? बोरियत। बोरियत। देखो किसी को लगता है कि पैसा आने से सुखी हो जाऊंगा, तो कम से कम उसके पास दौड़ने के लिए कार्यक्रम है, और रात दिन दौड़ता है कैसे टर्नओवर बढ़े, तो और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा। किसी को लगता है कि बड़ा पद मिल जाए तो ज़िंदगी में मज़ा आ जाए, तो फिर वो पद के लिए एक दौड़ लगाता है। किसी को लगता है धन मिल जाए, संसार घूम लूँ, कुछ और कर लूँ। अब राजा क्या होता है? सारा धन राजा का, सारे पद राजा के, सारे ऐशो आराम राजा के। और कोई दिन उसको समझ में आ गया यार इससे कोई भाव और विचार में स्थिरता नहीं आ रही है, मैंने देख लिया है, मेरा भाव और विचार हमेशा सुखदायी रहे, ऐसी चाहत मानव की है ही है। और इस भाव और विचार के सुखदायी होने के लिए ही मैं मॉल में जाता हूँ, इसी के लिए पिक्चर देखता हूँ, इसी के लिए घूमना फिरना करता हूँ, इसी के लिए चुगली चुगली करता हूँ, इसी के लिए प्यार करता हूँ, इसी के लिए हत्या करता हूँ। आदमी कुछ भी करता है वो अपनी स्थिति के अनुसार, अपनी मनस्थिति के अनुसार, जिसको उसने सुख माना है, जिसको उसने सुख माना है, उसकी मानसिकता के अनुसार, उसकी चेतना के अनुसार, उसको पाने के लिए वो सब कुछ करता है। कोई दिन एक आदमी के पास ये निष्कर्ष आ जाता है कि इसमें सुख नहीं है, इसकी औकात मैंने देख ली। मैंने ये 24 साल में देखी। 24 साल में मेरी बढ़िया जॉब थी, मेरी बढ़िया बीवी, बढ़िया एक बच्चा, मकान दुकान अपना सब कुछ, कोई झंझट नहीं। मेरे को लगा ये ठीक है, अच्छी बात है, इसमें कुछ भी बुरा नहीं है, पर इसी का नाम जिंदगी है?
ये कोर्स मैंने देख लिया, मेरा कोर्स खत्म। अब मैं केवल इतनी दौड़ को लगाऊंगा और केवल परिवार का पालन पोषण करूंगा। केवल परिवार का पालन पोषण मतलब जिंदा रखना। जीने की तो समझ अपने पास नहीं थी। तो जब जीने की समझ हमारे पास नहीं है तो कोई समय में हम ये पहचान लेते हैं कि जिंदा रहना जीना नहीं है। कॉलेज के लड़के लोग NIT के ही समय में शिविर करने आते थे। अब लड़के तो लड़के हैं, खुल के अपनी बात कही देते थे, सर ऐसा मन करता है, सर सेक्स के लिए मन होता है ना। तो मैं उनसे पूछता था, यार किसके चेहरे पे तुमको चमक ज़्यादा दिखाई देती है? शादीशुदा लोगों के चेहरे में चमक ज़्यादा है कि अनमैरिड लोगों के चेहरे में चमक ज़्यादा है? बोले सर अनमैरिड लोगों के चेहरे में चमक ज़्यादा है। मैं ये इतना ही इनको सुख उपलब्ध हो गया होता तो इनकी तो आंखें सुख के मारे चमक रही होती, ये तो मुरझा गए। इसका मतलब उतना बड़ा सुख नहीं है जितनी बड़ी मार्केटिंग हमने की है। कोई मोमेंट पे आदमी जिन तमाम चीज़ों को हम सुखदायी मान रहे होते हैं भौतिक रूप में, फिजिकल चीज़ों को, उसके बारे में आदमी का निष्कर्ष आ जाता है कि इसकी औकात गलत खराब है। ऐसा नहीं है भी खाना खाते हैं अच्छा ही लगता है, लेकिन खाना नाश्ता हो गया 8:30 बजे, अब 1 बजे तक की बेरोजगारी कौन सहेगा भाई? 8:30 बजे खाना नाश्ता कर लिया, नाश्ता बड़ा स्वादिष्ट था, अब अगला खाना मैं 1 बजे खाऊंगा, इस बीच में क्या करूं? इस बीच में मेरे को लगता है कि चलो कुछ और, लेकिन कोई दिन में ये निष्कर्ष आ जाता है कि इसकी औकात ही इतनी है। वहां से आदमी की जिंदगी शुरू, वहां से वो जीने की शुरुआत करता है, नहीं तो इसी में गोल गोल घूमता है। 1 फ्लैट, 2 फ्लैट, तीसरे में वो फ्लैट। आज हमारे बीच में ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने 30 साल की एज अभी नहीं है, इंडिया, फॉरेन, पैसा, घूमना फिरना तमाम सब निपटा के बैठ गए हैं। हमारे ही बीच के बच्चे हैं, उनको वो उपलब्धि नहीं लगती हैं जो बहुत सारे लोगों को लगती है। और ऐसी स्थिति किसी एक की नहीं आएगी, हर दिन हर किसी की एक दिन आना ही है, क्योंकि हर आदमी इवॉल्व हो ही रहा है। कल तक जो मुझको बहुत अच्छा लगता था आज वैसा अच्छा नहीं लगता है। ये तो उम्र के साथ साथ हमारे पास बहुत सारा कुछ होता ही है। जिनकी सरकारी नौकरी नहीं लगी उनको लगता है बस सरकारी नौकरी मिल जाती तो जिंदगी बन जाती, जिनकी लग गई है उनकी देखो कितनी बन गई, है ना। तो ऐसी तमाम चीजें जिनको हम बड़ा मान रहे हैं, है ना, चाहे वो हम जो भी कुछ बड़ा हमने जिंदगी के सामने, जिंदगी वो कुआं है जिसमें, फिर से कह देता हूं, खराब कह रहा हूं ऐसा नहीं है, जिंदा रहना हमारी आवश्यकता है, अच्छे से जिंदा रहना हमारी आवश्यकता है, पर ये जिंदगी नहीं है। जिंदगी वो कुआं है, जब तक कोई चीज नहीं मिली तब तक लगता है मिल जाए मिल जाए, जिस दिन मिल गई उस गहरे कुएं में गई और फिर कहता है और क्या है तुम्हारे पास। जैसे मैं ये पूछ लेता हूं आपसे, सभा में ही बहुत सारे लोग हाथ खड़े कर सकते हैं, हमारे सपनों ने जितना सुख दिया था उसकी हकीकत उतनी सुखदायी नहीं थी, ऐसा कितने लोगों ने अपनी जिंदगी में महसूस किया। जो हमने सपने देखे उन सपनों ने जितना सुख दिया था, जब वो रियलाइज हुए तो उसकी हकीकत उतनी सुखदायी नहीं थी, और उसके बाद लगता है कि अब और क्या करें, फिर कुछ और खोजना शुरू करते हैं। तो इसका मतलब है यदि कोई हमको बचपन में ही बता दे, सही उम्र में बता दे कि देखो जिंदा रहना अलग है, जीना अलग है। हम इंजीनियर बने, इंजीनियर बन के हमको लगता था कि हो गया काम, जॉब में गए तो पता चला यार ये तो कोई खास बात नहीं हुई, अब उसके बाद और क्या करना है, लोग बोले इसी का नाम जिंदगी है। तो ऐसा नहीं हो सकता है, जिंदगी कहीं तो होगी। तलाश किया तो संयोग से मिल गई। तो हम अब ये कह रहे हैं भैया 20 साल में सब दे दो ताकि जिन दुनिया के सारे शिविर बंद हो जाए। 20 साल की एजुकेशन में क्या दिया जाए कि किसी शिविर की आवश्यकता ना पड़े, कैसा रहेगा यार? 20 साल बहुत लंबा टाइम है, 6 घंटे रोज, 20 साल 6 घंटे रोज। कंटेंट कितना है 20 साल 6 घंटे रोज का? अब मैक्सिमम लड़के एग्जाम डेज में, बच्चे एग्जाम डेज में पढ़ के पास होते हैं, बाकी समय अपना टाइम पास करते हैं। कंटेंट ही नहीं है। स्वस्थ रहना है वो पता नहीं, कितना खाना है, कब खाना है वो पता नहीं, जिंदगी का पर्पस क्या है वो पता नहीं। तो इसका मतलब है इस एजुकेशन को ठीक से रिविजिट करने की जरूरत है। अभी सारे लोगों की जिंदगी का पर्पस एक है कि अलग अलग है? अब एक कहते हुए भी थोड़ा कंफ्यूजन से लगता है और अलग अलग बोलते बोलते भी कंफ्यूजन लगता है। तो देखिए,
क्यों जीना है? तीसरा क्वेश्चन की बात हो रही है, तो पहले तीसरा क्वेश्चन आ जाए फिर आगे बढ़ते हैं। लेकिन मैंने जो अभी इस बीच में जो कहने की कोशिश की वो यही कहने की कोशिश की कि कुछ समय तक कुछ चीज़ें मन भरती हैं और किसी उम्र के बाद उनसे हमारा मन नहीं भरता है, और ये हर आदमी के साथ होते जाता है। हाँ जी, तीसरा क्वेश्चन बोलिए। माइक आगे, एक माइक पीछे, एक माइक आगे। जो मैंने कहा था, बाय द वे कुछ लोग सभा से शेयर करें कि सब कुछ अच्छा होते हुए भी लगता है कि नहीं इससे काम नहीं चलेगा, ऐसे कुछ लोग हों तो शेयर करें। हाँ जी। तो प्रश्न नहीं है, एक क्लैरिफिकेशन है। मैं महेंद्र भंडारी। निरंतरता और वर्तमानित में कंफ्यूजन है मुझे। निरंतरता और वर्तमान। हाँ, वर्तमानित इस क्षण की बात करते हैं, निरंतरता में जो मेरी समझ है वो भविष्य की बात करते हैं। निरंतर वर्तमानता ही निरंतरता है। जब भी भविष्य आएगा मेरे लिए वर्तमान होगा। निरंतर मतलब ऐसे नहीं है कि कंटिन्यूअस चले, मीन्स आप अगले क्षण का भी प्रेडिक्शन कर रहे हो। अगले क्षण का प्रेडिक्शन करें ये एक बात, अगले क्षण में घटनाएं क्या घटेंगी ये मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन कुछ भी घटना घटेगी मुझको ये समझ में आ गया कि वो अस्तित्व में किसी नियम से घट रही है और मैं उस नियम को समझता हूं और उसके साथ में मैं जी लूंगा। ये अभी हाइपोथेसिस जैसा लगता है और ठीक ही है, समय के साथ साथ ये खुलता जाएगा। तो ये इसका अंतिम प्रश्न ये है क्लैरिटी के लिए कि जब हम भ्रमित स्टेज से जागरूक स्टेज में जाते हैं तब अगले क्षण का कैसी घटना होगी, क्या हमारा लेवल उस लेवल का है, वो हम नहीं प्रेडिक्ट कर। हाँ, अब यदि मेरा लेवल कम होगा तो मुझको ये पता चल जाएगा कि मेरा लेवल कम है, मेरे को समझने की जरूरत है। और यदि मेरा लेवल वैसा होगा तो मुझको पता चलेगा कि मेरा लेवल ऐसा है, उस पर भरोसा हो जाएगा। सिंपल है ना। मैंने एग्जाम की तैयारी किया, जितनी मैंने तैयारी की थी उसके हिसाब से मैं परफॉर्म कर पाया तो मुझको लगा मेरी तैयारी ठीक थी, और मैं परफॉर्म नहीं कर पाया तो लगता है तैयारी में कमी थी तो और तैयारी कर लेता हूँ। इतना ही काम है, और काम भी क्या है, बाकी खाना पीना। जी हाँ जी। हाँ जी, मेरा नाम पायल अग्रवाल है, मैं रायपुर से ही हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी तक हम जीवन जीना जो चाहते हैं उसके लिए अभी एक मोटिवेशन है कि खुश रहना है, इसलिए हम जीवन जीना चाहते हैं। लेकिन जब हम खुश हो जाएंगे, जैसा हम लास्ट गोल हमारा है खुश होना, फिर उसके बाद क्या? अगर सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे आसपास जितने लोग हैं, जैसा हम चाह रहे हैं कि प्लेनेट पे सभी, मतलब पूरी दुनिया में सभी लोग खुश हो जाएं, बट सब खुश हो गए तो जैसा अभी तक सुनते आए हैं कि होता है कि दुख होने से ही खुशी का एहसास होता है। पर अगर हम सभी खुश हैं तो फिर मोटिवेशन क्या रहेगा लाइफ का? जी देखो, अभी जिसको हमने सुख दुख माना है उस कंडीशनिंग से ऐसा ही क्वेश्चन, ऐसा ही एक्सप्रेशन निकल के आता है। अब मैं आपको दूसरा एग्जांपल देता हूं। आप प्रमोद भाई के साथ 10 साल बड़ा विश्वास पूर्वक जी रहे हो। क्या आपको ऐसा लगा कि 10 साल हो गया विश्वास के साथ जीते हुए, अब मैं विश्वास से बोर हो गई हूं, तुम थोड़ा सा धोखा दे दो? है ऐसा हुआ कभी? नहीं हुआ। बल्कि क्या है, हम ऐसे किसी अविश्वास की कल्पना से भी डर जाते हैं कि ऐसा हमारी जिंदगी में कभी ना हो। तो हम अपनी जिंदगी में क्या चाहते हैं? संबंध में विश्वास और विश्वास की निरंतरता चाहते हैं कि बीच बीच में धोखा चाहते हैं? क्या विश्वास से कभी बोर होते हैं? क्या विश्वास से कभी बोर होते हैं? नहीं, कभी बोर नहीं होते हैं। हमारे बच्चे हमको कैसा देखना चाहते हैं? कि हम संबंध में विश्वास के साथ जी रहे हैं कि रोज झगड़ा कर रहे हैं? किसी का भी पति पत्नी का आपस में झगड़ा होता रहे, इस बीच में पड़ोसी आ जाए तो क्या करते हैं? चिल्ला चिल्ला के उसको बताने लगते हैं कि आंखों आंख पहुंच के चेहरे पे मुस्कान लाके आइए आइए बोलते हैं। उसको पता नहीं चले कि हमारा झगड़ा हुआ था। ऐसा हम क्यों चाहते हैं? क्योंकि किसी उम्र के बाद हमको लगता ही है कि हम सम्मानजनक लोग हैं, और हमारी कमजोरी किसी को पता चले, हमारा झगड़ा किसी को पता चले, ये सम्मानजनक नहीं है। तो हम हमेशा चाहते हैं कि हमारे बच्चे कभी भी हमको ऊंची आवाज में झगड़ा करते हुए नहीं देखें।
और कभी ऐसी बात हो भी जाती है तो हम कहते हैं देखो देखो बच्चे सामने हैं, ऐसी बात मत करो। तो इसका मतलब ये हुआ, हम अपने पड़ोसी के सामने कैसा दिखना चाहते हैं, हम अपने बच्चे के सामने कैसा दिखना चाहते हैं, अपनी खुद की नज़रों में कैसे रहना चाहते हैं। इसका मतलब है सही विश्वास और विश्वास की निरंतरता ही मेरा जीना है। और मुझ में विश्वास की निरंतरता आ जाएगी तो अभी हमारी स्थिति कैसी है, विश्वास की निरंतरता होती है कि बीच बीच में हिलते डुलते हैं। जब जब हिलते डुलते हैं तब तक लगता है कि हाँ फॉर द सेक ऑफ चेंज ठीक है, ये मजा आ गया। ऐसा सोचते हैं कि नहीं, हमको खराब लगता है और ये हिलना डुलना ठीक नहीं है, हिलना डुलना ठीक नहीं है। इसका मतलब है कि मैं मुझ में विश्वास की निरंतरता चाहता हूं, मेरे बारे और मेरे संबंधों के बारे। ये ठीक हो गया। और मैं उस निरंतरता को पा गया हूं तो मेरा स्टेट ऑफ माइंड कैसा होगा, कैसा लगेगा। मैं यदि अपने भीतर उस विश्वास की निरंतर, मेरे पास हमेशा एक स्टेबल बना रहता है, तो मेरी स्थिति कैसी होगी, अरे हवा में ही उड़ता है, हल्का ही हल्का लगता है। वो चित्त की स्थिति मैं तो अपने खुद के साथ प्रयोग करके देख रहा हूँ और 25 साल तो मेरे को इंटेंसिवली प्रयोग करते हो गया। चित्त का हल्कापन क्या चीज़ होती है और भारीपन क्या चीज़ होती है, तो मैंने भारीपन भी देखा है और हल्कापन भी देखा है। उसमें कितना आराम मिलता है और कितना सुखद लगता है और कितना हल्कापन लगता है, कितना सबके लिए प्यार आता है और आदमी कितना उपयोगी हो जाता है। तो यदि आप ऐसे हो गए तो क्या होगा, आपको अच्छा लगेगा कि खराब लगेगा, हमेशा अच्छा लगेगा। और आप ये दूसरों के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हो, अपनी फैमिली के साथ और अब लोगों के साथ। फिर लोगों के साथ आपका रिलेशन, आपका भाव लोगों के प्रति कैसा होगा और उनका भाव आपके प्रति कैसा होगा, और ये सुख सागर फैलेगा कि नहीं फैलेगा। सही अर्थों में मेरे को लगता है कि यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कर सकते हैं। देखो, सही अर्थों में किसी भी परिवार में पैदा होने वाले बच्चों के लिए सबसे बड़ी गिफ्ट हमारे पास क्या है। किसी परिवार में पैदा होने वाले बच्चों के लिए उस परिवार जो उस बच्चे को दे सके, वो सबसे बड़ी गिफ्ट क्या है। मतलब बच्चे का कोई ब्लैक बोर्ड लगा के शिविर लगाना है क्या। श्रेष्ठ आचरण के साथ जीते हुए माँ बाप और पूरा परिवार। आप सोच के देखिए कि एक छोटा बच्चा यदि घर में झगड़ा होता है तो उसको कैसा महसूस होता होगा। पहली बार जब उसके गाल पे चांटा पड़ा होगा तो 440 वोल्ट का खतरा कैसा लगा होगा। पहली बार जब उसको कोई डांटता है, अपमानित करता है या गलत कुछ कहता है या गलत अपने घर में ऊंची आवाज में किसी को बात सुनते हुए देखता है तो उसको कैसा लगता है। तो यदि आप बच्चे की तरफ से बच्चे में घुस के और उसकी फीलिंग को आप देखोगे, वो उस समय में उसका एक्सप्रेशन देखिए, उसका फेस देखिए, है ना, उसका फील करना देखिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी हमने अपने परिवार में पैदा होने वाले बच्चों के लिए क्या चीज का ख्याल रखा है। भौतिक सुविधा के रूप में उसको कोई कमी ना हो। बच्चे के आने के पहले हम आया का इंतजाम और, है ना, तमाम सपोर्ट सिस्टम और तमाम जो कुछ भी और को सब कुछ इकट्ठा कर दिया। लेकिन परिवार में आपस में, परिवार के बड़े लोगों में यदि वातावरण ठीक नहीं है, क्या वो बच्चे को दिखाई नहीं देगा। और बच्चे को दिखाई नहीं देगा, आपके विचार में भी नेगेटिविटी चलती है। आपके भीतर किसी भूतकाल की पीड़ा, कोई वर्तमान से विरोध, कोई भविष्य की चिंता। बच्चा तो गर्भकाल से उसको फेस कर रहा है ना। क्या बोला, गर्भ संस्कार क्या है। गर्भकाल में 4.5 महीने के बाद से बच्चा माँ जो सोचती है, बोलती है, सुनती है, उसको डायरेक्टली सुनता है। इसका मतलब है यदि माँ को इनसिक्योरिटी है, यदि माँ को कोई भूतकाल की पीड़ा है, माँ को कोई वर्तमान से विरोध है, उस विरोध को बच्चा फील कर रहा है कि नहीं कर रहा है, करेगा ही, और उसका कोई प्रभाव उसके ऊपर आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी परिवार में पैदा होने वाले बच्चे के लिए सबसे बड़ी गिफ्ट है कि उस परिवार के सभी लोग किसी श्रेष्ठ आचरण के साथ जीते हैं। इससे बड़ी कोई गिफ्ट, प्यार के साथ जीते हैं, हमेशा ऐसा ही जीते हैं, इससे बड़ी कोई गिफ्ट उस बच्चे के लिए हो नहीं सकती। तो इसका मतलब क्या हो गया,
हम परिवार के सभी लोग प्यार से जी रहे, अब लगा यार 6 महीना हो गया कोई झगड़ा ही नहीं हुआ है। ऐसा होता है? नहीं होता। तो वो प्रॉब्लम नहीं आएगी जो आप सोच रहे हैं। ये प्रॉब्लम कहां से आती है उसको किसी पॉइंट पे समझेंगे। अभी हमारे लिए सुख क्या है? अभी हमारा सुख ऐसा है, अभी हमारा सुख ऐसा है, सुख दुख साथ साथ है? दुख के बिना सुख का पता नहीं चलता। सुखी सुख हो गया तो बोर हो जाएंगे, संतुष्ट हो गए तो विकास रुक जाएगा। पूरा सॉफ्टवेयर ही करप्ट है, पायरेटेड और करप्ट। विकास रुक जाएगा। ऐसी तमाम हमारी मान्यताएं हैं जो कि बेसिकली कहां से आ रही हैं उसको भी समझेंगे। और यदि सुख दुख साथ साथ है तो सुख की निरंतरता हो सकती है? नहीं हो सकती है। चाहते क्या हैं? सुख की निरंतरता। मानते क्या हैं? सुख दुख साथ साथ है। किसका कॉन्ट्राडिक्शन है? मानते हैं कि सुख दुख साथ साथ हैं, चाहते हैं कि मैं निरंतर सुखी होना चाहता हूं। और बहुत सारे लोगों को तो भरोसा भी नहीं होता है कि ऐसा हो भी सकता है। अभी सभा की हालत में भी ऐसी होगी, ये संभव ही नहीं है। संभव है कि नहीं है? चाहते हो कि नहीं? चाहता तो हूं। तो सुनो फंस तो गए। देखो, शिविर में जब तक आप ना हो तब तक आपकी मनमानी चल सकती है। अब हॉल में अंदर आ गए फिर तो वही चलेगा जो बोर्ड पे होता। बोलिए तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन अनंत कहा था आपने। तीसरा क्वेश्चन हाँ, क्या? वो तो आंसर हो गया। अभी आंसर के तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा हूं। तीसरा कोई क्वेश्चन है क्या? जीने का मकसद क्या है? क्यों जीना है? ओहो, हाँ जी, तीसरा क्वेश्चन। हाँ बेटा, कहाँ जीना है? मम्मा के पास। क्यों और कैसे समझ में आ जाए तो कब, कहां और कितना अपने आप निकल आता है। तीसरा क्वेश्चन, संबंध क्या है? संबंध क्या है? संबंध क्या है? कहां से आ रहा है? संबंध क्या है पहले क्वेश्चन में आएगा कि दूसरे क्वेश्चन में आएगा? कैसे जीना है इसमें? अभी संबंध मेरा भी है मुझसे। जब मेरा मुझसे संबंध है तो क्वेश्चन बनेगा कि क्यों जीना है। जब दूसरों के साथ जीने की बात करूंगा तब बनेगा कि संबंध क्या है। तो मैं कैसे जीना है, तो संबंध पूर्वक जीना है। तो संबंध क्या है? तो बेसिकली मैं दूसरों के साथ जीने को एक्सप्लोर करना चाहता हूं। जी, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, अच्छी कोशिश। निरंतर सुख का लक्ष्य क्या है? मोक्ष क्या है? मोक्ष क्या है? ये क्वेश्चन क्यों आया? मुझे लगता है कि पर्पस ऑफ लाइफ के कारण आया। हाँ, तो कहीं ना कहीं ये मोक्ष कहाँ से आया? ये वही क्वेश्चन है जिस दिन आदमी ये पहचान लेता है कि यार फिजिकल रूप में संसार में जो कुछ भी मैं कर रहा हूं ये पर्याप्त नहीं है, आवश्यकता है, पर्याप्त नहीं है, कुछ और भी होगा। तो फिर फाइनली हम मोक्ष में लैंड करते हैं। ठीक हो गया? तो यहां मोक्ष को ये कह रहे हैं कि ब्रह्म मुक्ति ही मोक्ष है। देखो, मोक्ष के बारे अभी तक कुछ और बोला गया है। आवागमन से मुक्ति मोक्ष है। अपने को अपनी समस्याएं शरीर के कारण है कि अपने कंडीशनिंग के कारण है? शरीर मुझको कष्ट नहीं दे रहा है, मेरी कंडीशनिंग से मैं परेशान हूं, तो मैं कंडीशनिंग से मुक्त हो जाऊं, भ्रम से मुक्त हो जाऊं, इसी का नाम मोक्ष है। ज्ञान को उपलब्ध हो जाऊं, यही मोक्ष। हाँ जी, तीसरा क्वेश्चन है व्यवस्था क्या है? अभी व्यवस्था क्या है मैं क्यों समझना चाहता हूं। जैसे आप इस शिविर में आए,
आपने बोला भाई यहाँ रहने खाने पीने की व्यवस्था क्या है, क्योंकि मैं यहाँ जीना चाहता हूँ, तो मैं जीना चाहता हूँ, है ना। तो क्यों जीना है, व्यवस्था क्या है, ये क्यों जीना में आएगा कि कैसे जीना में आएगा, कैसे जीना में आएगा, कैसे जीना है को पार्ट है। तीसरा क्वेश्चन, ईश्वर ने हम सबको क्यों बनाया है, क्यों हम लोग जी रहे, ईश्वर का क्या उद्देश्य है हमको बनाने का। इसके पहले ये मान्यता के साथ आप बोल रहे हैं कि ईश्वर ने हमको बनाया, अब पहले बनाया है कि नहीं बनाया वो तो तय हो जाए। तो पहले देखते हैं किसने बनाया, तब उसको पकड़ेंगे। नहीं, मर सकते हैं आप। आजकल मरने के आसान तरीके पे किताब आती है, पंखा घर में उपलब्ध रहता ही है। हाँ जी, तीसरा क्वेश्चन। भैया ये अस्तित्व में मानव का प्रयोजन क्या है, क्यों जीना है, बहुत दम लगाया। किसके साथ जीना है, उम्र के साथ ठीक ही क्वेश्चन आ रहे हैं। कितनी एज है 75। 75 में ऐसा क्वेश्चन आ ही सकता है। देखो इस क्वेश्चन के बैकग्राउंड में जाओ कि ये क्यों आ रहा है तो पता चलेगा। बताइए, पूछिए अपने आप से, ऐसा मैंने क्यों पूछा। माइक दूं? नहीं बोल रहे। हाँ जी, तीसरा क्वेश्चन। माइक। ये एग्जिस्टेंस कैसे बना, ये एग्जिस्टेंस कैसे बना, ये जो उत्पत्ति हुई इस पूरे संसार ब्रह्मांड की, हाँ कैसे हुई, क्यों हुई। हाँ, क्योंकि मैं मेरी जिंदगी के पर्पस को पहचानना चाहता हूँ। देखो एक बहुत बढ़िया मार्मिक बात कभी शिविरों में होती रहती हैं। बैठिए। दिल्ली के एक शिविर में इस बात पे चर्चा हो रही थी कि क्यों जीना है। अब जब ये 2 क्वेश्चन पूरे हो गए तो इसके बाद अगला स्टेप में हम आएंगे तो पहले क्वेश्चन पे हैंडल करेंगे कि क्यों जीना है। तो एक सज्जन ने बहुत शानदार एक्सप्रेशन दिया, मैं उसको काफ़ी शिविरों में इस्तेमाल करता हूँ। उसने कहा, सर ये क्यों जीना है इतना प्राइमरी क्वेश्चन नहीं है, आप पहले ये बताओ जहाज जा कहाँ रहा है। बोले सर मैं तो जहाज पे हूं, दारू पीऊं, प्यार करूं, लड़ाई करूं, सहयोग करूं, सो जाऊं, उठ जाऊं, जहां जहाज जा रहा है मैं वहीं जा रहा हूं। तो पहले बताओ जहाज कहां जा रहा है। जहाज मतलब यूनिवर्स। इसका मतलब है कि मैं यूनिवर्स का इंटीग्रल पार्ट हूं, मैं यूनिवर्स से अलग नहीं हो सकता। ये यूनिवर्स समझ में आ जाए तो ये पार्ट भी समझ में आ जाएगा। क्या शानदार एक्सप्रेशन दिया है, ऐसा भी कोई कोई देता है ऐसा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ बेटा, हाँ। मैं कौन हूं, ये लड़का काम का है। ये मैं कौन हूं एकमात्र क्वेश्चन है जो 2 से अलग जैसा लगता है, और ये बहुत पावरफुल क्वेश्चन है। तो जब मैं कौन हूं बोल रहे हैं और जब क्यों जीना है बोल रहे हैं, ये एक ही क्वेश्चन है। क्यों जीना है ये जीने के धरातल से व्यावहारिकता से पूछा गया प्रश्न है। मैं कौन हूं ये फिलॉसफिक धरातल से पूछा गया प्रश्न है। क्यों जीना है, इसका अगला क्वेश्चन क्या बनेगा, जीने वाला कौन है। क्यों जीना है को जैसे ही खोलने जाएंगे तो अगला क्वेश्चन यही बनेगा कि ये जीने वाला है कौन।
तो मैं कौन हूं, क्यों जीना है, एक ही बात। हाँ जी, तीसरा क्वेश्चन हो गया, निपट गए, सेटल हो गया सब। तीसरा क्वेश्चन नहीं है। तो देखिए अब काम आसान है, 2 ही प्रश्न और 80 साल, इतना ही सिलेबस है बस। हरियाणा में करता हूं तो बोले सर 100 से कम मत लिखा करो, तो हरियाणा वाले 80 लिखने ही नहीं देते, बोले सर 100 लिखो। तो देखिए 80 साल की, 100 साल की जिंदगी, और मूल प्रश्न हमारे पास 2 ही हैं, क्यों जीना है, कैसे जीना है। वर्ल्ड की सारी यूनिवर्सिटीज, सारा धर्म, अध्यात्म, विज्ञान, माँ बाप, समाज, सब मिला के केवल इन 2 क्वेश्चन का उत्तर नहीं मिलेगा, जीना तो नहीं हो पाएगा। जिंदा रहना हो सकता है गरीबी के साथ, अमीरी के साथ, अहंकार के साथ, इनको कॉम्प्लेक्स के साथ, लेकिन ये पता चला तो काम बड़ा नहीं है, काम अब काफ़ी छोटा है। 80 साल और 2 क्वेश्चन, और अभी तो हमारे पास 6 दिन है। तो चलिए अब काफ़ी चीज़ें परिभाषित हो रही हैं, डिफाइन हो रही हैं, जैसे माँ बाप और टीचर की परिभाषा क्या होगी। माँ बाप और टीचर की परिभाषा क्या होगी। माँ बाप बनने का कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन होगा कि नहीं होगा। 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए 22 साल पढ़ते हैं, और माँ बाप बनने के लिए क्या किया, शरीर 22 साल का हो गया। शरीर शादी के लायक होता है कि हम शादी के लायक होते हैं। इसको ज्ञान काफी है, गुड। हम शादी के लायक नहीं होते हैं, क्योंकि शादी हो रही होती है तो हमको तो लगता है कि अभी और रुक जाएं, अभी और रुक जाएं। अक्सर ये चीज़ें सुनने को मिलती हैं। तो शरीर शादी के लायक हो जाता है, आदमी कमाने के लायक हो जाता है, या शरीर। तो इसका मतलब ये हुआ, जिनके पास इन 2 प्रश्नों के उत्तर हैं, जिनके पास इन 2 प्रश्नों के प्रैक्टिसेबल आंसर हैं, उनका नाम पेरेंट्स है, उनका नाम माता पिता है, उनका नाम शिक्षक है, गुरु है। देखो, शादी हुई तो मतलब बच्चे आए, और बच्चा आते ही पूछेगा क्यों जीना है, क्यों पैदा किया। तो इसका मतलब है कि बेसिकली माँ बाप होने का मतलब ही है कि वो अपने बच्चे के लिए गुरु हैं, अपने बच्चे की जिंदगी के मार्गदर्शक हैं। उनके जीने से वो देख सके कि जीना कैसा होता है, क्यों जीना होता है, कैसे जीना होता है। तो इसका मतलब है शादी की मिनिमम क्वालिफिकेशन है, शिक्षक की, गुरु की मिनिमम क्वालिफिकेशन है कि वाकई में उसको पता हो कि क्यों जीना है, कैसे जीना है। ऐसा जब वो अपने बच्चों के सामने जीता है, उन बच्चों, अपने माँ बाप को जीता हुआ देख के उसके मन में एक इंसान कैसा होता है, एक मानव कैसा होता है, उसका अरमान पैदा होगा। अभी घर के बच्चों में क्या चीज़ बनने का, क्या चीज़ का अरमान पैदा होता है। वो इंजीनियर बनना चाहता है, वो डॉक्टर बनना चाहता है, वो कोई सेलिब्रिटी बनना चाहता है, वो कुछ और बनना चाहता है। क्यों कभी किसी बच्चे के मन में नहीं आता है कि मेरे को मानव होना है, मेरे को बढ़िया आदमी होना है। क्यों कभी नहीं कहता कि मेरे को पप्पा जैसा बनना है। उसके पर्स में मम्मी पापा का फोटो है कि किसी और का फोटो। फोटो तो शाहरुख खान का लग गया है, किसी और का लग गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमको अच्छे आदमी का एग्जाम्पल देना है तो क्या करना पड़ता है, तो गांधी जी का चैप्टर खोलना पड़ता है। इसका मतलब है हमारे जीने से, देखो मैक्सिमम बच्चे अपने बचपन में क्या बनना चाहते हैं, प्राइमरी क्लास में टीचर, और 12th में आके कितने बच्चे टीचर बनना चाहते हैं सरकारी नौकरी को छोड़ के? कोई नहीं। खत्म हो गया। क्यों खत्म हो गया, है ना?
इसका मतलब यह हुआ कि चाहे पेरेंट्स की बात करें, मैंने पहले भी कहा कि उम्र बढ़ने के साथ साथ पेरेंट्स का सम्मान बच्चों के मन में बढ़ता हुआ दिखाई देता है कि घटता हुआ दिखाई देता है। इसका मतलब है कि, और यह भी एक बढ़िया इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है, मैक्सिमम बच्चे अपने प्राइमरी टीचर का ज्यादा सम्मान कर पाते हैं कि कॉलेज के टीचर का? प्राइमरी का टीचर ज्यादा क्वालिफाइड होता है कि कॉलेज का? फिर प्राइमरी का सम्मान क्यों करते हैं? कुछ तो सिखाया। ओए होए, गुड। अब देखो, तो इसका मतलब यह हुआ कि एक बच्चे में जैसे जैसे बड़ा होता है उसको सही समझ में आए ना आए, उसको गलतियों को समझने की, गलतियों को पहचानने की सामर्थ्य विकसित हो जाती है। एक छोटा बच्चा अपने माता पिता के साथ 100% भरोसे के साथ शुरू करता है कि ये जो कुछ भी बोलते हैं करते हैं ये ठीक करते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो देखता है ये आपस में झगड़ा करते हैं, ये ऊंची आवाज में बात करते हैं, ये गलत तरीके से डांटते हैं, है ना? तो क्या होगा? जज मार्किंग हो रही कि नहीं हो रही? तो मार्किंग करता जाएगा, नेगेटिव मार्किंग, और धीरे धीरे सम्मान घटता जाएगा। तो उम्र बढ़ने के साथ साथ एक बच्चा अपने टीचर्स और पेरेंट्स को यदि नकार दिया तो पूरी दुनिया को नकार देता है, क्योंकि एक बच्चे की दुनिया टीचर्स और पेरेंट्स है। तो यहाँ मैं कहना चाहता हूँ कि एक किसी परिवार में पैदा होने वाले बच्चे के लिए सबसे बड़ी गिफ्ट क्या हो सकती है कि उसको अपने माँ बाप को देख के, अपने परिवार को देख के, अपने परिवेश को देख के आदमी का साइज दिख जाए कि आदमी कैसा होता है। अपने बीच में आदमी का साइज दिख गया, फिर जिंदा रहने के लिए हम इंजीनियर बनेंगे कि डॉक्टर बनेंगे कि, है ना, जिंदा रहने की दुनिया के तरीके अलग बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे बात चली है तो एक बार फिर से पूछ लूं, जिंदा रहने का डिजाइन विश्व के सभी परिवारों का एक होगा कि अलग अलग होगा? अलग अलग ही होगा। अब टुंड्रा पे रहेगा, वहां तो ना गाय पालेगा ना तुलसी करेगा। इसका मतलब यह हुआ कि हमारी भौगोलिक स्थितियों के अनुसार हमारे जिंदा रहने के डिजाइन बनेंगे, लेकिन जीने का डिजाइन पूरी प्लेनेट के लिए एक जैसा होगा कि अलग अलग होगा? एक जैसा ही होगा। जीने का स्वरूप पूरे प्लेनेट के सभी परिवारों के लिए, सभी लोगों के लिए एक ही स्वरूप में होगा। धीरे धीरे उसको खोजेंगे। खैर, तो यहाँ ये पता चला, यहाँ माता पिता और शिक्षक और गुरु का क्वालिफिकेशन पता चला कि हम कह रहे हैं कि उसको पता हो कि क्यों जीना है, कैसे जीना है। बढ़िया। हाँ जी, ये अभी आपने बताया कि जो बच्चा होगा वो माँ बाप को देखेगा, तो ऑब्वियस है, अभी जैसे हमने बात की कुछ श्रेष्ठ आचरण की बात की हमने यहाँ पे, तो वो बेस्ट गिफ्ट होगा उसके लिए। बट क्या श्रेष्ठ आचरण का भी कोई ऐसा पैमाना है हमारा? वो जानने की जरूरत होगी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो, यही सब काम की बातें हैं, और नेचुरली देखो आपके मन में वो क्वेश्चन उठने ही लगे हैं। एक लाइन दो लाइन बोल देता हूँ, फिर ब्रेक की ओर चलते हैं। देखो, हम कोई भी क्वालिटी प्रोडक्ट लेने जाते हैं, ब्रांडेड कंपनी को हम इसलिए भी पसंद करते हैं कि एक मिनिमम क्वालिटी का एश्योरेंस हमको होता है। तो हम ये कह रहे हैं कि ISI ISO क्यों बनाया? स्टैंडर्ड्स बनाए। हमारी ज्यादा परेशानी मशीन के साथ है कि मानव के साथ है? मानव के साथ। इसका कोई ISO कुछ होगा कि नहीं होगा? तो जिस तरीके से फिजिकल वर्ल्ड में ISI ISO हमने बनाया, उसी तरह से एक UHS होने की जरूरत है। UHS, यूनिवर्सल ह्यूमन स्टैंडर्ड्स। यदि UHS हो गया, बहुत शानदार प्रयोग एजुकेशन ने कर डाला। क्या? आप कोई भी बोर्ड से पढ़ के आओ। क्या बोर्ड? यूपी बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, छत्तीसगढ़ बोर्ड, महाराष्ट्र बोर्ड, इंटरनेशनल बोर्ड, कैम्ब्रिज बोर्ड। इंजीनियरिंग में जाना है तो क्या करना है? JEE दे दो। मेडिकल में जाना है तो क्या करना है? नीट दे दो। कोई भी बोर्ड से पढ़ के आओ, अपने को प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा हमने मानव के लिए भी बना लिया होता तो कितना अच्छा हो जाता। अब आप कोई भी उससे आ जाओ, जैन सिस्टम से आ जाओ, बौद्ध सिस्टम से आ जाओ, मुस्लिम से आ जाओ, हिंदू से आ जाओ, ईसाई से आ जाओ, सिख से आ जाओ। एक मानवता की एग्जाम है। सारे धर्म क्या बात करेंगे?
मानवता की ही बात करेंगे, इंसानियत की ही बात करेंगे। आप कितना % इंसान बने, इसको नापने का कोई मेजरमेंट तैयार हो गया तो क्या स्थिति होगी? और वो यूनिवर्सल होगा ऑफ कोर्स। तो मानवता को मापने का कोई यूनिवर्सल मापदंड की आवश्यकता है कि नहीं है? है तो सही, ये भी है। यही उपलब्धि है, इस पूरे अनुसंधान की यही उपलब्धि है। हम क्लियरली यूएचएस को डिफाइन कर सकते हैं और आखिर तक आते आते हम सभी देखेंगे कि वो सभी पूरे संसार में कहीं भी आदमी होगा उसके लिए वो प्रैक्टिसेबल होगा। यही होने की आवश्यकता है। धन्यवाद, नमस्कार, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद।